Hello everyone, this is CS संगीत केडिया फ्रॉम संगीत केडिया एकेडमी। आज के लेक्चर में आई एम गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स फॉर इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ पेपर, विच इज न्यू सिलेबस पेपर ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम। देखिए, सो हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस पेपर के बारे में? इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉस EBCL। दिस पर्टिकुलर पेपर, इसके अमेंडमेंट्स applicable for June 2021 एग्जाम। और आप सब जानते हैं इकोनॉमिक बिजनेस कॉमर्शियल EBCL, ये पेपर आपका न्यू सिलेबस का पेपर है ऑफ मॉड्यूल 2 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। इस लेक्चर में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, I am going to cover the amendments or changes which have taken place during the period 1st of July 2020 to 31st of December 2020। इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं एप्लीकेबल इन दिस पेपर, वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं साहब, जून 2021 एग्जाम के लिए 31 दिसंबर 2020 के बाद जो अमेंडमेंट्स आए हैं, मतलब 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स जो चेंजेस आए हैं, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जून 2021 एग्जाम। वो जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, जो भी 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स जो भी अमेंडमेंट आए हैं। इसका तो ये हमारी लास्ट डेट हो गई, यहां तक के चेंजेस। इसके बाद के चेंजेस आपके जून 2021 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो बच्चे, क्योंकि मैं आज के लेक्चर में 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 इन 6 महीने के पीरियड में जो चेंजेस आए, अमेंडमेंट आए एप्लीकेबल इन दिस पेपर, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो जो बच्चों को 1 जुलाई 2020 से पहले के अमेंडमेंट्स उनके पास नहीं है, उसके नोट्स नहीं है अमेंडमेंट के, लेक्चर नहीं अमेंडमेंट के, तो ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं एंड वो फ्री फॉर ऑल है। चाहे आप हमारे स्टूडेंट हैं नहीं है, ओपन लेक्चर है, कोई भी इसको डाउनलोड, लेक्चर के साथ अमेंडमेंट, लेक्चर के साथ अमेंडमेंट के नोट्स भी हैं। और ये जो लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके ये लेक्चर और इसके नोट्स भी हमारी वेबसाइट पे प्लेस हो जाएंगे। एंड हमारी वेबसाइट है दैट इज www.sangeetkedia.academy.com www.sangeetkedia.academy, संगीत केडिया माई नेम, अकेडमी दैट इज नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट.com। इस वेबसाइट पे होम पेज पे आप जाएंगे, वहां अमेंडमेंट्स का एक ऑप्शन नजर आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो आपको सारे अमेंडमेंट नजर आ जाएंगे। एंड लेवल वाइज, प्रोफेशनल लेवल का, एग्जीक्यूटिव लेवल का, अटेम्प्ट वाइज किस अटेम्प्ट के लिए क्या अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब नजर आ जाएगा। तो ये आप रेफर कर सकते हैं, पुराने अमेंडमेंट भी, इससे पहले के, और ये जो आज की क्लास है ये भी, और सिर्फ अमेंडमेंट के लेक्चर, इन लेक्चर के साथ नोट्स भी वहां प्लेस हैं। आप लेक्चर एज वेल नोट्स दोनों आप यूज कर सकते हैं। एंड ओपन फॉर एवरीवन है, ओपन लेक्चर है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, ठीक है। कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इसके नोट्स भी डाउनलोड करता है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री फॉर ऑल, ठीक है। नाउ इस पेपर में, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कॉमर्शियल लॉ पेपर में अमेंडमेंट्स फॉर जून 2021 एग्जाम क्या क्या देखिए अमेंडमेंट्स हैं आपके। जो पहला अमेंडमेंट है, दैट इज द एक एक्ट आप पढ़ते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आपने सबने सुना होगा कि इसकी जगह नया एक्ट आ गया है, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019।
in place of Consumer Protection Act 1986, now we have got a new act, Consumer Protection Act 2019. देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं हुआ, मतलब पूरा का पूरा लॉ अलोंग विद ऑल द रूल्स अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। जो कुछ पोर्शन इफेक्टिव हुआ, कुछ पोर्शन अभी इफेक्टिव होना है। तो हमारे इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने इसके बारे में बताया, गाइडलाइंस दी है कि स्टूडेंट्स को ये तो पूरा पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो आप पहले ये पढ़ेंगे जो ओल्ड एक्ट है, ये पूरा पढ़ना है आपको इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के साथ, आईसीएसआई गाइडलाइंस के हिसाब से। इन एडिशन टू दैट आपको ये भी पढ़ना है, लेकिन इसके वो प्रोविजंस पढ़ने हैं जो आपके इफेक्टिव हुए। पूरा एक्ट नहीं, पूरा भी तो सिलेबस में नहीं, मतलब इफेक्टिव ही नहीं हुआ, तो वो प्रोविजन जो आपके इफेक्टिव हो चुके हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के वो प्रोविजन जो इफेक्टिव हो चुके हैं, मैंने उसके ऊपर 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं और नोट्स भी हैं उसके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2094 लेक्चर्स अलॉन्ग विद द नोट्स। ये मैं आपको अलग से प्रोवाइड हमारी वेबसाइट पे, ये भी साथ साथ, जैसे ये आज का अमेंडमेंट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये भी डलेगा वेबसाइट पर, साथ साथ में ये भी डल जाएंगे। तो मैं इस लेक्चर का पार्ट नहीं बना रहा हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, बस मैंने आपको बता दिया कि आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में पढ़ना है। उसके 4 लेक्चर्स हैं, वो भी हमारी वेबसाइट पे प्लेस होंगे एंड आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर भी है, नोट्स भी, ठीक है। लेकिन मैं इसको आज के लेक्चर को, अपने आप में एक टॉपिक है, मतलब एक पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ, 4 लेक्चर है, तो वो आप अलग से आप उसको डाउन, वो सब भी हमारी वेबसाइट पे प्लेस होगा। लेकिन आपकी नॉलेज के बता दें कि सब ये भी आपको पढ़ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पहले ओल्ड एक्ट पूरा पढ़ना है, उसके बाद, क्योंकि मैं कई जगह कंपेयर कर रहा हूँ न्यू एक्ट के लेक्चर्स में, ये ओल्ड एक्ट में ऐसा था, न्यू एक्ट में, तो जब तक आपने ओल्ड एक्ट पता नहीं, न्यू एक्ट कंपेरिजन कैसे समझोगे आप, ठीक है। इसलिए पहले ये पढ़ना पूरा, ये आपको जो प्रोविजन इफेक्टिव हो चुके हैं टिल डेट, उसके 4 लेक्चर हैं एंड ये आपको उसके बाद पढ़ना है, और ये अभी हमारी वेबसाइट पे हम प्लेस कर देंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द 2 डेज आज का जो लेक्चर है उसके साथ साथ ये भी। लेकिन ये सेपरेट एक समझे एक टॉपिक हो गया, इसके 4 लेक्चर है, वो आप वहां से ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इज दैट ओके? तो पहला तो अमेंडमेंट जो है दैट इज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इससे रिलेटेड 4 लेक्चर एंड, लेकिन 12 बोल रहा हूं ये पढ़ना है, लेकिन साथ में ओल्ड एक्ट भी पढ़ना है, ओल्ड एक्ट से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। द सेकेंड टॉपिक जिसमें अमेंडमेंट है, चेंजेस हैं, सेकेंड टॉपिक, that is a chapter number 3, and that is Foreign Exchange Management Act 1999. Foreign Exchange Management Act 1999, that is the topic. फेवा 1999, देखिए ये आपका, इसमें एक छोटा सा चेंज है, इसमें पेज नंबर 20 पे एक डेफिनेशन दे रहा है कि नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन डेफिनेशन एनआरआई वो दे रखी। इस डेफिनेशन में एक चेंज है, मैंने पूरी नई डेफिनेशन डाल दी है, पूरी मैं पूरी नई डेफिनेशन लिख देता हूं क्या है। इसे नॉन रेजिडेंट इंडियन मीन्स एन इंडिविजुअल resident outside India means an individual resident outside India who is a citizen of India. ये अब नई डेफिनेशन होगा एनआरआई की। अच्छा, चेंज ये है कि पहले ये था कि NRI means an individual resident outside India who is a citizen of India or overseas citizen of India who is a card holder, ऐसा कुछ था। तो वो जो और who is a overseas citizen of India card holder वो हटा दिया, that has been removed, सिर्फ यहीं तक है who is a citizen of India। So now in order to be NRI, according to the new definition NRI, 3 conditions are there. 1, a person has to be an individual, he should be a PROI, person resident outside India, and he should be a citizen of India, that's all। ये तीनों कंडीशन अगर किसी इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल होना चाहिए, PROI होना चाहिए एंड ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ही विल बी कॉल्ड ए नॉन रेजिडेंट इंडियन, ही विल कॉल्ड ए नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो मतलब पहले भी डेफिनेशन मोरलेस यही थी, इसमें एक्स्ट्रा होता हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर वो हट गया, ओवरसीज वो हट गया, अब यहीं तक है हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये डेफिनेशन ऑफ एनआरआई
इन द चैप्टर FEMA इट हैज बीन चेंज, एंड जो न्यू डेफिनेशन वो क्या है मैंने आपको बताई, ये आपको है। बस FEMA में बस एक छोटा सा चेंज है। एक्चुअली क्या है, ये आपकी न्यू FDI पॉलिसी आ गई है, कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी 2020, और उसका इम्पैक्ट है ये। एंड इसका मेजर इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर 4, उसमें अभी बताऊंगा मैं क्या क्या चेंजेज है। तो कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी 2020 आ गई, 2020 में नई पॉलिसी इफेक्टिव फ्रॉम 15 अक्टूबर 2020, 15 अक्टूबर 2020 से ये इफेक्टिव। इसलिए दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं था। कि 15 अक्टूबर 2020 से इफेक्टिव पॉलिसी और 6 महीने क्राइटेरिया, तो ऑब्वियसली आपकी दिसंबर 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं था, इसलिए हमने दिसंबर 2020 एग्जाम के लिए अमेंडमेंट में ये नहीं कराया था। हाँ, ऑब्वियसली जून 2021 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो उसी का इंपैक्ट एक तो FEMA चैप्टर के अंदर NRA की डेफिनेशन चेंज होगी, और लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4 ऑफ योर बुक, एंड दैट इज द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो मैं बताने जा रहा हूं कि साहब उसमें क्या क्या चेंजेस है। चैप्टर नंबर 4, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इस चैप्टर में लॉट ऑफ चेंजेस आर देयर, स्मॉल चेंजेस आर देयर बिकॉज ऑफ कंसोलिडेटेड FDI पॉलिसी 2020 इफेक्टिव फ्रॉम 15 अक्टूबर 2020। इसमें सबसे पहला आपका चेंज जो है, पेज नंबर 42 पे, हु कैन मेक FDI। हु कैन मेक FDI, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, पूरा का पूरा रिप्लेस करेंगे विद न्यू पैराग्राफ। उसमें क्या है मैं आपको बताऊं, चेंज क्या है बताता हूं आपको। पहले सेंटेंस में लिखा था FDI को PROI कर सकता है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। फिर सेकेंड सेंटेंस था हाउएवर अगर वो PROI सिटीजन ऑफ बांग्लादेश है या एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड बांग्लादेश है, तो वो ऑटोमेटिक रूट में नहीं कर सकती, ओनली अंडर द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। और थर्ड सेंटेंस है रिगार्डिंग द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एंटिटी इन पाकिस्तान, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल रूट में, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, इनको छोड़ के, या वो सेक्टर जिसमें FDI प्रोहिबिटेड है उनको छोड़ के। जो फर्स्ट सेंटेंस था कि PROI कर सकते हैं, और लास्ट सेंटेंस जो पाकिस्तान से रिलेटेड था वो सेम है। जो बीच का सेंटेंस था रिलेटिंग विद बांग्लादेश, वो चेंज हो गया। वो क्या हो गया, अब उसकी जगह क्या हो गया, देखिए आपको ये बोल रहा है अगर कोई एंटिटी है, वो ऐसे कंट्री की एंटिटी है, द एंटिटी बिलोंग इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री विच शेयर्स शेयर्स द लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। मतलब इंडिया की जो लैंड बॉर्डर है, मतलब जो लैंड के हिसाब से जो बॉर्डर्स टच करते हैं, कॉमन बॉर्डर्स हैं, तो उससे रिलेटेड बोल रहा है। अच्छा, ऐसे कंट्री में क्या चाइना आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा, ऐसे कई सारे कंट्री आ जाएंगे जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, और जिनकी कहीं ना कहीं बॉर्डर, हमारे नेपाल भी आ जाएगा, जिनकी आपकी बॉर्डर्स हमारे बॉर्डर से लैंड टच करती है। तो बोला अगर FDI कोई ऐसी एंटिटी कर रही है, जो एंटिटी ऐसी कंट्री को बिलोंग करती है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर को शेयर करती है, या अगर वो एंटिटी आपको जो इन्वेस्टमेंट कर रही है वो ऐसे कंट्री को बिलोंग नहीं करती। जैसे मान लिया, एग्जांपल देता हूं, मान लिया कंपनी है A लिमिटेड, वो चाइनीज कंपनी है, चाइना में इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन इस A लिमिटेड ने पहले पैसा भेजा मान लिया जैसे हांगकांग या मॉरिशस, और वहां पे एक कंपनी बनाई, और वो कंपनी इंडिया में FDI कर रही है। तो ऐसा लगेगा कि सब पैसा इंडिया में जो आ रहा है वो आपको ऐसी एंटिटी कर रही है विच इज नॉट एंटिटी ऑफ जैसे मॉरिशस और हांगकांग, विच डज नॉट शेयर द लैंड बॉर्डर विद इंडिया। बट क्वेश्चन है उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो ये है, इसने इसको पैसा दिया, ये यहाँ पैसा, इसी पर्पज के लिए यहाँ पे हांगकांग में या मॉरिशस में कंपनी बनाई, हम वहां इन्वेस्ट करते हैं, वो आप इंडिया में इन्वेस्ट FDI करना। तो देखा जाए अल्टीमेट बेनिफिशियरी चाइना का, या चाइना की एंटिटी है, या मतलब उस कंट्री की एंटिटी है, उस कंट्री का सिटीजन है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो लोग बोलता है उस केस में सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के आएगी, ओनली थ्रू द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, ऑटोमेटिक रूट अलाउड ही नहीं है। ये चेंज आ गया। आइडिया इसका एक्चुअली, इसके पीछे कहानी क्या बताता हूं आपको।
ये आप जानते हैं साहब, ये नई पॉलिसी 2020 में आपको आई, 15 अक्टूबर 2020 से इफेक्टिव है, कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी। लास्ट ईयर कोरोना के बाद आपको क्या, मोस्टली कंट्री की इकोनॉमी वीक होने, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर गया और बहुत सारी चीजें, तो ये देखा गया कि साहब स्पेशली चाइना, आप जानते हैं कि चाइना का बहुत स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस हैं कि साहब जो कोरोना वायरस है वो चाइना का लैब से मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑल दैट, ठीक है। एंड तो ये देखा गया चाइना कई अगल बगल की कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी वीक हो गई, उनके कई सारे कंट्री के कंपनीज के शेयर्स को एक्वायर, रेट बहुत कम हो गए थे तो कम रेट पे शेयर एक्वायर कर लिए और उस कंपनीज का टेक ओवर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा सर सेम में हैपन ऑल्सो विद इंडियन कंपनीज, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, ये नॉर्म्स ही चेंज कर दिए, एफडीआई की पॉलिसी में नॉर्म्स क्या चेंज कर दिए कि सर अगर मैं चाइना का एग्जांपल लेता हूं, मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी कंट्री जिसका शेयरिंग द लैंड बॉर्डर विद इंडिया, कि अगर चाइना की कोई एंटिटी या चाइना का कोई सिटीजन अगर इंडिया में एफडीआई करता है, या अगर वो डायरेक्टली वहां से नहीं करता, किसी और कंट्री में पैसा भेज के उसके थ्रू करता है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी चाइना की कंपनी है, चाइना का सिटीजन है, तो उस केस में सिर्फ गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू होगा, ऑटोमेटिक रूट अलाउड ही नहीं उनको। उसका इंपैक्ट क्या होगा, जब गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल आएगा और गवर्नमेंट को कहीं भी कोई मेलाफाइड इंटेंशन नजर आता है, क्या गवर्नमेंट अप्रूवल देने से मना कर देगी? एंड दे वर सेविंग द इंडियन कंपनी फ्रॉम बीइंग टेकन ओवर, उनका कंट्रोल मैनेजमेंट चाइनीज हाथों में नहीं चल जाए, ऑल दैट, ठीक है, चाइनीज हैंड्स में नहीं चल जाए, दैट्स आइडिया। तो उसकी वजह से पॉलिसी जिनकी, जिसका मैं इसका रीजन बता रहा हूं, जिससे कि आपको चाइना अननेसेसरली इंडियन कंपनीज का टेक ओवर या इंडियन कंपनीज को मेलाफाइड इंटेंशन से आपको कंट्रोल ना कर दे, दैट इज द आइडिया। एक्चुअली चाइना का ये वर्क, कोरोना वायरस एंड ऑल दैट, ये जो मुद्दा है ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसके पीछे बहुत सारी कहानी है कि चाइना वांट्स टू बिकम द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द एंटायर वर्ल्ड, मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिक वाइज, ठीक है, एंड उस कारण से बहुत सारे ऐसे आप भी सुनते रहते होंगे, ठीक है। तो अपने कंट्री को हमने सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी जिससे कि चाइना उसको कोई मिसयूज ना कर दे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो चेंज क्या मैंने बता दिया, वैसे पूरा पैराग्राफ आपके नोट्स में, अमेंडमेंट के नोट्स मिल जाएगा, लेकिन मैंने चेंज क्या मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज ऑन द सेम पेज, पेज नंबर 42, सेकंड चेंज। टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एफडीआई। ये भी पूरा टॉपिक मैंने नया दे दिया अमेंडमेंट के नोट्स में, लेकिन उसमें पहला पैराग्राफ में चेंजेस, सेकंड पैराग्राफ एज इट इज है। फर्स्ट पैराग्राफ जो पहले से आपके नोट्स में उसकी जगह नया पैराग्राफ आ जाएगा, सेकंड पैराग्राफ एज इट इज है, लेकिन मैंने पूरा टॉपिक ही नया दे दिया इसके अंदर। वो क्या बोल रहा है कि मान लो एक इंडियन कंपनी है, अगर इस इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर में बाहर से कोई पैसा लगाता है, पीआरओआई, ये इस इंडियन कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में डिवेंचर में, लेकिन कैसे प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर जो फुल्ली कंपल्सरली मैंडेटली कन्वर्टिबल है, सेम डिवेंचर केस में फुल्ली कंपल्सरली मैंडेटली कन्वर्टिबल, मतलब पूरा का पूरा कन्वर्टिबल है, पार्टली नहीं है, कंपल्सरी होना ही होना मैंडेटरी है, मतलब ये नहीं कि ऑप्शन कोई वे आउट निकालते कि साहब ये कन्वर्ट, तो अल्टीमेटली है तो इक्विटी शेयर ही, भले प्रेफरेंस शेयर है या डिवेंचर है, लेकिन फुल्ली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, कंपल्सरली कन्वर्ट होना इक्विटी शेयर, मैंडेटरी और पूरा का पूरा। तो लॉ बोलता है अगर एक पीआरओआई एक इंडियन कंपनी की प्रेफरेंस शेयर भी एक्वायर कर रहा है या डिवेंचर, कैसे प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर विच आर फुल्ली कंपल्सरली मैंडेटली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर, तो उस केस में वो भी एफडीआई माना जाएगा, वो भी इन्वेस्टमेंट इनटू इक्विटी शेयर ही माना जाएगा। एंड क्योंकि एक तरह से इक्विटी शेयर ही, एक तरह से वो अल्टीमेटली इक्विटी शेयर ही बनेगा, प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर, तो उस केस में वो भी आपको एफडीआई माना जाएगा। इसके अलावा ये इंडियन कंपनी अगर इंडिया के बाद जीडीआई एडीआई इशू लाती है या एफसीसी भी लाती है, सब पढ़ते हैं, ठीक है, इसके थ्रू फंड रेज करती है, तो वो भी इंडियन कंपनी में एफडीआई मानी जाएगी, वो भी इंडियन कंपनी में एफडीआई मानी जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज पहले पैराग्राफ में दे रखा है। इसके अलावा ये सेकंड पैराग्राफ में जो पहले से देखा सेम, अगर इंडियन कंपनी के कोई प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करता है जो पार्टली कन्वर्टेबल है या ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, तो उस केस में फिर वो एफडीआई नहीं माना जाएगा, रादर इट इज गवर्न्ड बाय द इकोनॉमिक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ईसीबी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, एंड ईसीबी पॉलिसी से गवर्न होगा, एंड इट इज नॉट ट्रीटेड एफडीआई। मतलब एफडीआई बेसिकली रिलेटेड इन्वेस्टमेंट टू इक्विटी, तो या तो डायरेक्टली इक्विटी शेयर ले रहे हैं
या ऐसे इंस्ट्रूमेंट ले लें प्रेफरेंशियल डिवेंचर, लेकिन अल्टीमेटली पूरा का पूरा इक्विटी शेयर ही बनना ही है, निश्चित है, कंपलसरी एंड, तो उसको भी हम मानेंगे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। जीडीआई डायरेक्ट आप जानते हैं इक्विटी शेयर का बेसिस पे इशू होते हैं, एफसीसी भी ये भी कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर है। तो इस सब जो इक्विटी शेयर अल्टीमेटली बनना ही बनना, या तो इक्विटी शेयर शुरू से या अल्टीमेटली इक्विटी शेयर ही बनना है, तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट को पीआरओ ही कर रहा है इंडियन कंपनी, वो एफडीआई है। इसके अलावा कोई और चीज है देन इट इज नॉट एफडीआई, इट विल ट्रीटेड है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग और ईसीबी के पॉलिसी से गवर्न होगा। तो ये आपको फर्स्ट पैरा का वो थोड़ा एलोबरेट कर दिया है टू प्रोवाइड मोर क्लैरिटी रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द एफडीआई। नेक्स्ट चीज देखिए इन द सेम टॉपिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 44 पे एक टॉपिक देगा एफडीआई इन पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न। एफडीआई इन पार्टनरशिप फॉर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न, देखिए ये इन दिस केस पेज नंबर 44 पे ये जो है टॉपिक, ये पूरे टॉपिक में आप पढ़ते हैं कि सर एक इंडियन पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरी कंसर्न में इन्वेस्टमेंट एनआरआई का सर नॉन इंडियन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये दे रखा है। तो इसको आप हटा दीजिएगा, सिर्फ एनआरआई। मतलब पहले ये था कि सब ये टॉपिक इट वाज रेलेवेंट फॉर बोथ इन्वेस्टमेंट इन एन इंडियन पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न बाय एनआरआई एज वेल एज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कंसेप्ट उनके लिए डिसअलाउ हो गया है एंड नाउ इट इज ओनली फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो पूरे टॉपिक में जहां जहां पीआईओ है उसको हटा दीजिएगा एंड टॉपिक सेम रहेगा, सारे प्रोविजन सेम रहेंगे। पहले वो प्रोविजन 2 लोगों के लिए थे, एनआरआई के लिए था एज वेल एज पीआईओ, नाउ इट इज ओनली फॉर एनआरआई। तो इसलिए पूरे टॉपिक में जहां जहां पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नजर आए उसको डिलीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट चेंज देखिए इन द सेम टॉपिक एफडीआई इन्वेस्टमेंट व्हीकल। एफडीआई इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल पेज नंबर 45 पे आपको ये टॉपिक दे रखा है। इसमें क्या चेंज है, ये जो टॉपिक पढ़ेंगे तो लास्ट में जहां पे खत्म हो रहा है टॉपिक, लास्ट में लिखा एट द लास्ट ऑफ द टॉपिक में पढ़ रहा हूं, द वर्ड्स इंक्लूडिंग अ रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर आरएफपीआई और अ नॉन रेजिडेंट इंडियन शैल बी ओमिटेड एंड उसकी जगह फॉलोइंग न्यू वर्ड शैल बी इंसर्टेड एट दैट प्लेस। इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट टॉपिक है लास्ट में जो वर्ड्स है इंक्लूडिंग अ रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, ये हटा दीजिएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा, उसमें लिखा हो ना कि साहब एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर कोई भी पीआरओ इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। लेकिन लास्ट में जो मैंने बोला ये डिलीट कर, इंक्लूडिंग रजिस्टर ये डिलीट हो जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में अदर देन सॉरी PROI other than an individual who is a citizen of or any entity which is registered in incorporated पाकिस्तान और बांग्लादेश। मतलब इंडिविजुअल या एंटिटी, इंडिविजुअल जो कि सिटीजन है या एंटिटी जो इनकॉर्पोरेट है कहां पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको छोड़ के इसका अंदर इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं उसके अंदर एफडीआई कोई पीआरओआई कर सकता है, लेकिन किसको छोड़ के, उन इंडिविजुअल को जो पाकिस्तान या बांग्लादेश का सिटीजन है या वो एंटिटी को जो इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान बांग्लादेश, उनको छोड़ के बाकी कोई भी एफडीआई कर सकता है इन द इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो इसका मतलब पहले जो लिखा होता है इंक्लूडिंग द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्ट, ये सब हटा और एनआरआई उसे हटा दीजिएगा, ठीक है, उसकी जगह नए वर्ड्स ये आ जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अब इन्वेस्टमेंट व्हीकल इंडिया में इनमें कोई भी पीआरओआई इन्वेस्टमेंट कर सकता है एक्सक्लूडिंग दोज individuals who are citizen of Pakistan, Bangladesh, those entity which are incorporated in Pakistan, Bangladesh, उनको छोड़ के बाकी कोई भी एफडीआई कर सकता है इन द इन्वेस्टमेंट व्हीकल इन इंडिया। नेक्स्ट चेंज देखिए आपको, पेज नंबर 45, एफडीआई इन स्टार्टअप कंपनीज।
इसमें जो पहला पॉइंट है उसको रिप्लेस कर दिया बाय द न्यू पॉइंट, नया पॉइंट मैंने डाल दिया है आपको नोट्स में, अमेंडमेंट के नोट्स में। उसमें है कुछ नहीं, स्टार्टिंग में जो लिखा हो ना पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, आपके जो ऑलरेडी जो लिखा हो फर्स्ट पॉइंट, अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में परचेज कन्वर्टेबल नोट्स इशूड बाय एन इंडियन स्टार्टअप कंपनी फॉर एन अमाउंट ऑफ 25 लाख रुपीज और मोर इन सिंगल ट्रांस। ये एज इट इज, इसमें खाली स्टार्टिंग में लिखा हो ना पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन है PROI, इसके साथ ब्रैकेट में वो आ जाएगा जो अभी वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट व्हीकल में भी किया था, अदर देन एंड पर्सन इंडिविजुअल which is citizen of पाकिस्तान बांग्लादेश और एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान बांग्लादेश, वो आपको बीच में लैंग्वेज आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, कोई भी PROI किसी इंडियन स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है फॉर अमाउंट ऑफ 25 lakhs और मोर, और 25 lakhs रुपीज और मोर इन ए सिंगल ट्रांस बाय परचेजिंग द कन्वर्टेबल नोट्स। लेकिन कौन नहीं इन्वेस्ट कर सकता, वो इंडिविजुअल जो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या बांग्लादेश है। तो इसमें ब्रैकेट में अदर देन PROI may invest, may purchase the convertible notes and all that issued by Indian company, startup Indian company all that। लेकिन उस PROI में किसको छोड़ के, अदर देन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश, अगर कोई इंडिविजुअल है या एंटिटी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको छोड़ के ये इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते बाय परचेजिंग द कन्वर्टेबल नोट। तो ये ब्रैकेट में अदर देन ये आ जाएगा। ये आपको बाकी पूरा पॉइंट सेम है, ब्रैकेट मतलब बेसिकली PROI सबको अलाउ करें एक्सेप्ट द दीज PROI, कौन, हु आर सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान बांग्लादेश अगर इंडिविजुअल है, और आर्टिफिशियल पर्सन है तो एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और बांग्लादेश। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 47, FDI in single brand product retail trading, FDI in single brand product retail trading। इसमें क्या चेंज है देखिए, इसमें जो पहला पैराग्राफ है जिसमें ये लिखा हुआ है, पहले जो लिखा हुआ ऑलरेडी बताता हूं, इस अब 49% तक तो FDI अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट, एंड बियॉन्ड 49% अप टू 100% FDI अलाउड अंडर द अप्रूवल रूट। ये लिखा हुआ गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, ये पहले से लिखा हुआ। चेंज ये कि पूरा एबॉलिश हो गया, तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ, तो उसकी जगह सीधा ये हो गया इस सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग में 100% FDI अलाउड हो गई है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। इट मीन्स पहले क्या था, 100% ऑटोमेटिक रूट में अलाउड नहीं थी इन द सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग, 49% तक अलाउड थी अंडर ऑटोमेटिक रूट, उसके बियॉन्ड अप्रूवल रूट में जाना पड़ता था। लेकिन अब चेंज किया गया सब, पूरा 100% मोर लिबरल कर दिया, लिबरलाइज कर दिया है, 100% तक FDI अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक रूट इन सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग। इज दैट ओके? 100% FDI अलाउ कर दिया इन द ऑटोमेटिक रूट। एक तो ये चेंज। अच्छा, इसी की वजह, इसी टॉपिक के अंदर जो लास्ट पैराग्राफ, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में चेंज आ गया, इसी टॉपिक में जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें दे रखा है कि अगर आप ये वाले में जाना चाहते हैं बियॉन्ड 49 अप टू 100, तो गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन कैसे लगाने, ऑल दैट। तो जब ये चीज खत्म ही हो गई, अब अप्रूवल रूट का कंसेप्ट ही नहीं इन दिस केस, 100% ऑटोमेटिक रूट में लाओ गया, तो जो बियॉन्ड 49 अप टू 100 में अप्रूवल रूट के लिए क्या प्रोसीजर था, कैसे एप्लीकेशन लगती थी, क्या वो लास्ट पैराग्राफ विच वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई फॉर द टू द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग द अप्रूवल अंडर अप्रूवल रूट, क्या वो डिलीट हो जाएगा? इसका जो लास्ट पैराग्राफ इस टॉपिक के अंदर है वो डिलीट कर दिएगा, ऑब्वियसली वो डिलीट हो जाएगा, डिलीटेड। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो ये था इसकी जगह ये नया आ गया, और लास्ट पैराग्राफ जो इससे रिलेटेड था कि बियॉन्ड 49 अप टू 100 तो गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन कैसे लगी, ऑल दैट, वो लास्ट पैराग्राफ डिलीट, जरूरत ही नहीं क्योंकि अब 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में हो गई। तो जो लास्ट पैराग्राफ था रिगार्डिंग दिस, इट हैज बीन रिगार्डिंग दिस एंड इट हैज बीन डिलीटेड। तो ये दो चेंजेस हैं इन दिस टॉपिक, FDI एंड सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडिंग। नेक्स्ट दैट इज द नेक्स्ट चेंज आपका इस चैप्टर में, FDI in multiple brand
मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, पेज नंबर 47। इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं क्या है, कंडीशन सब्जेक्ट टू व्हाट आर द कंडीशन कि साहब मल्टीपल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में एफडीए हो सकती है। उसमें जो कंडीशन में पॉइंट नंबर 5 है, एग्जिस्टिंग पॉइंट नंबर 5 ये ओमिट हो गया, इट हैज बीन ओमिटेड। इसका ये क्या दे रखा था बता दूं आपको, उसमें ये दे रखा है कि साहब मल्टीपल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में अगर आप एफडीए कर रहे हैं तो उसके जो रिटेल सेल्स आउटलेट हैं आप उन्हीं सिटी में सेटअप कर सकते हैं जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। मतलब अगर आप किसी इंडियन कंपनी में जो मल्टीपल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के अंदर आपको है, बिजनेस कर रही है, उसमें अगर एफडीए कर रहे हैं तो उस केस में कंडीशन है, कर सकते हैं, कंडीशन है कि साहब जो रिटेल सेल्स आउटलेट आप सेटअप करेंगे ओनली इन द सिटी हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs। लेकिन ये कंडीशन अब हट गई। इसका मतलब क्या है कि अब रिटेल सेल्स आउटलेट ऑफ सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो इस तरह के बिजनेस में, उसमें अगर एफडीए हो भी जाए तो उसके रिटेल सेल्स आउटलेट कहीं भी सेटअप कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी इन द सिटीज हैविंग द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs। तो ये कंडीशन पॉइंट नंबर 5 में देखी थी, ये कंडीशन हट गई। इसका मतलब क्या है, अब ये कंडीशन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी इंडियन एंटिटी में जो मल्टीपल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में है उसमें अगर एफडीए होती है तो वो चाहें तो अपने रिटेल सेल्स आउटलेट किसी भी सिटी में सेटअप कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि उसी सिटी में जिसकी पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs है, जो कि पहले कंडीशन थी। नाउ दिस कंडीशन हैज बीन ओमिटेड। कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा लिबरल कर दिया है एंड लिबरलाइज कर दिया कि साहब ये कंडीशन अब फॉलो करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दैट इज द सेम टॉपिक में नेक्स्ट चेंज देखिए, एफडीआई इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। पेज नंबर 48। इसमें पॉइंट नंबर 3 जो पहले से ये टॉपिक है, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 इसमें ऐसे लिखा हुआ है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ऑब्लिक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, लेकिन दोनों पॉइंट से ये डिलीट कर दिया, सिर्फ ये रह जाएगा। एक्चुअली एफआई का कंसेप्ट खत्म हो चुका, नाउ वी ओनली हैव अ कंसेप्ट ऑफ एफपीआई। तो पहले एफआई दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बोलते थे, ये कंसेप्ट अबॉलिश हो गया, इसकी जगह सिर्फ ये रह गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। तो आपकी बुक में पहले से पॉइंट 3 एंड 4 अंडर दिस हेडिंग दोनों लिखा एफआई ऑब्लिक एफपीआई, तो ये हटा दीजिएगा एफआई दोनों पॉइंट 3 में से भी पॉइंट 4 में से भी, और खाली ये रह जाएगा एफपीआई। इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट चेंज देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 4 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। एफडीआई इन इंश्योरेंस, पेज नंबर 48। इसमें पहला चेंज जो है, जो पॉइंट नंबर ई है, इसमें एक आपको लिखा हुआ है सेबी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस 2014। एक्चुअली ये नए रेगुलेशन आ गए इसकी जगह, सेबी सेम नेम है एफपीआई रेगुलेशन 2019, तो 2014 काट के 2019 कर लेना। उसमें लिखा हुआ है साहब इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेबी एफपीआई रेगुलेशन 2014, तो 2014 को काट के ईयर, नाम तो पूरा का पूरा सेम ही है, रेगुलेशन नए आ गए, उनका पूरा नाम ये सेबी एफपीआई रेगुलेशंस 2019, लेकिन आपको वहां पे खाली आप ईयर काट के 2009 तो नया नाम आ जाएगा, ठीक है, वो एक चेंज कर लेना। दूसरा आपको सेकेंड चेंज इसी टॉपिक में एफडीआई इन इंश्योरेंस,
इसके अंदर लास्ट में जहां पे टॉपिक खत्म हो रहा है वहां पे एक पैराग्राफ ऐड कर लीजिएगा, छोटा सा एक सेंटेंस ऐड करना है, पैराग्राफ एक सेंटेंस ही है, लास्ट जहां टॉपिक खत्म हो रहा है एफडी एंड इंश्योरेंस. इट मे बी नोटेड दैट 100% एफडीआई इज अलाउड इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी सेक्टर. एक तो इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी सेक्टर. जो इंश्योरेंस से रिलेटेड इंटरमीडियरी है उस सेक्टर की जो कंपनी है उसमें 100% एफडीआई अलाउड हो, वो भी ऑटोमेटिक रूट में. ये नई चीज आगे आपको आगे, ये आपका जैसे एक चीज है ये आजकल इंश्योरेंस के क्या ब्रोकर्स होते हैं जो कंपनी बना बना के आपको इंश्योरेंस ब्रोकिंग कर रहे हैं. क्या वो एक इंटरमीडियरी है? एक तरफ इंश्योरर है, एक तरफ इंश्योर है, बीच में वो आपको दोनों को मिलाने का काम कर रहा है. क्या एक वो इंटरमीडियरी है? ऐसे बहुत सारे इंटरमीडियरी है, ब्रोकर्स हैं, कॉर्पोरेट एजेंट्स हैं. अच्छा, कई सारे बैंकों ने आपको टाई अप कर लिया है, आपको टाई अप कर लिया विद द इंश्योरेंस एजेंसी. जैसे एक्सिस बैंक ने मैक्स के साथ टाई अप कर रखा है, या मैक्स ने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर रखा है. तो अलग अलग उसने सबने टाई अप कर रखा है अलग अलग बैंकों के साथ कि आपने कस्टमर को हमारी पॉलिसी दिलवाई है. तो क्या वो कॉर्पोरेट, दे आर द एजेंट, दे आर बेसिकली इंश्योरेंस एजेंट बट कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रहे हैं. तो कह सकते हैं इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज. एंड जो भी इस सेक्टर को बिलोंग करती है दे आर इंश्योरेंस, मतलब इस सेक्टर को इंश्योरेंस सेक्टर बोलेंगे. और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रोकर का काम कर रही है, कॉर्पोरेट एजेंट का काम कर रही है, दे आर इंश्योरेंस इंटरमीडियरी. तो इस तरह की इंटरमीडियरी में जो इंश्योरेंस रिलेटेड है उसमें भी एफडीआई अलाउ कर दिया है, वो भी 100% दैट टू अंडर ऑटोमेटिक, दैट टू अंडर द ऑटोमेटिक रूट. तो ये एक लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड कर लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं. इट मे बी नोटेड 100% एफडीआई अलाउड इन इंश्योरेंस इंटरमीडिएट सेक्टर सच एज. अब इंश्योरेंस इंटरमीडिएट सेक्टर में क्या आता है? सच है इंश्योरेंस ब्रोकर्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, सर्वेयर्स एंड लॉसेस. जैसे किसी का कोई नुकसान होता है, गाड़ी डैमेज हो गई, अब वो इंश्योरेंस क्लेम लेता है, क्या उसके अंदर लॉस को एसेस किया था कि साहब उस गाड़ी की नुकसान, एक्सीडेंट से कितना नुकसान हुआ एंड ऑल दैट. क्या उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी कुछ एजेंसीज की हेल्प लेती है जो आपको असेसमेंट करके देते हैं कितना लॉस हुआ एंड ऑल दैट, उसके साथ वो क्लेम पास होता है. तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कह सकते हैं वो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में उनका रोल है. तो दे आर द इंश्योरेंस इंटरमीडियरी. तो जो भी इंश्योरेंस इंटरमीडियरी का काम करे उनके अंदर भी एफडीआई किया जा सकता है, दैट टू 100% एंड दैट टू अंडर द ऑटोमेटिक रूट. तो ये एक सेंटेंस है लास्ट में ऐड हो जाएगा अंडर द टॉपिक इंश्योरेंस एफडीआई इन द इंश्योरेंस. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चेंज आपका इशू और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टाइम लिमिट. दिस इज ऑन पेज नंबर 50. ये पूरा टॉपिक रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब पूरे टॉपिक रिप्लेसमेंट में क्या इंपैक्ट आया मैं बताता हूं आपको. जो पहला पॉइंट था कि साहब जब भी कोई बाहर से पैसा आए फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स एंड ऑल दैट, तो कंपनी को साहब 180 दिन के अंदर पैसा आया, उसके 180 दिन के अंदर शेयर इशू कर देने, मतलब कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू कर देने. अब वो 180 दिन की जगह 180 डेज जो था, पूरा लैंग्वेज सेम है, उसकी जगह 60 डेज हो गया. फिर सेकेंड पॉइंट में था कि साहब अगर 180 दिन में आप अगर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करते हैं तो पैसा इमीडिएटली रिफंड करना पड़ेगा. तो सेकेंड पॉइंट में वही आ गया 180 दिन में रिफंड नहीं करते हैं, सॉरी अलॉट नहीं करते हैं, इसकी जगह अगर 60 डेज में अगर आप कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं करते हैं तो पैसा इमीडिएटली रिफंड करना पड़ेगा. तो सेम फर्स्ट सेकेंड पॉइंट में 180 डेज की 60 डेज. अच्छा, कह सकते हैं यहाँ पे 60 डेज क्यों किया गया? टू अलाइन दिस प्रोविजन विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज एक्ट में भी आप जगह जगह पढ़ते हैं कि अगर किसी शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अलॉट करने से रिलेटेड कंपनी का पैसा आया, तो जिस दिन कंपनी ने पैसा रिसीव किया उसके 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए. याद है डिपॉजिट टॉपिक में भी आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी आता है, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 में भी ये बात आती है. तो यहाँ 180 डेज लिखा हुआ था, तो इसको चेंज करके यहाँ भी 60 डेज. तो कह सकते हैं यहाँ जो प्रोविजन को अलाइन किया गया बाय मेकिंग दिस चेंज, अलाइन इट हैज बीन अलाइंड अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ये सुनो. एंड लास्ट पॉइंट में थोड़ा चेंज है, लास्ट पॉइंट जो है उसमें देखिए क्या चेंज है. फर्स्ट सेकंड पॉइंट में दोनों जगह 180 डेज की 60 डेज हो गया. एंड लास्ट पॉइंट में दे रखा है, लास्ट पॉइंट में पूरा पढ़ देता हूं, मतलब लास्ट पॉइंट पूरा आप हटा के नया कर लीजिएगा. एंड पहले दो पॉइंट मैंने तो पूरा टॉपिक ही आपके अमेंडमेंट के नोट में दे दिया, लेकिन पहले दो पॉइंट में सेम लैंग्वेज है, 180 डेज की जगह 60 डेज हो गया बस. लास्ट पॉइंट पूरा नया कर लीजिएगा. देखिए
मैंने जगह जगह जहां चेंजेस है ना, मैंने भले पूरा टॉपिक रिप्रोड्यूस कर दिया अमेंडमेंट, लेकिन जहां चेंजेस को मैंने बोल्ड भी कर दिया, जैसे पता लगे यहाँ एग्जैक्टली चेंज है, मैं बता भी रहा हूँ लेक्चर में। लास्ट पॉइंट क्या है, नॉन कंप्लायंस विद अबव प्रोविजन। अगर आप 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट भी नहीं करते और 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं किया तो इमीडिएटली पैसा रिफंड भी नहीं करते, तो नॉन कंप्लायंस विद अबव प्रोविजन वुड बी रेकन्ड एज ए कॉन्ट्रावेंशन, उसको कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा अंडर फेमा एंड वुड अट्रैक्ट द पीनल प्रोविजन, पेनल्टी जो फेमा में दे रखी वो अप्लाई हो जाएगी। In exceptional cases, delay in the refund of the amount of consideration may be considered by the RBI on the merits of the case. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने 60 दिन में अलॉटमेंट भी नहीं की ऑफ द एक्सेप्ट रिसिप्ट ऑफ मनी, आपने अगर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इशू भी नहीं किए और 60 उसके बाद इमीडिएटली पैसा रिफंड भी नहीं किया, डिले हो गया, तो एक्सेप्शनल केसेस में आरबीआई डिले को माफ कर सकता है और वो फैक्टर सर्कमस्टांस को ध्यान में रखते हुए आरबीआई विल डिसाइड अगर आपने लेट भी कर दिया इन द रिफंड ऑफ मनी, 60 दिन में अलॉटमेंट भी नहीं की और रिफंड में भी लेट कर दिया, तो आरबीआई उसको माफ कर सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, बट दैट इन एक्सेप्शनल केस डिले इन द रिफंड ऑफ अमाउंट, क्योंकि सेकंड पॉइंट बोला है कि वो पैसा इमीडिएटली रिफंड करना है अगर आपने 60 दिन में अलॉटमेंट नहीं की है। फिर बोला अगर डिले होता है तो आरबीआई अलाउ कर सकता है, मे बी कंसिडर बाय आरबीआई इन द एक्सेप्शनल केसेस ऑन द अकॉर्डिंग टू द मेरिट्स ऑफ द केस, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो थर्ड पॉइंट पूरा नया हो गया एंड फर्स्ट सेकंड पॉइंट में 180 डेज की जगह 60 डेज हो गया। इज इट ओके? नेक्स्ट चेंज देखिए आपको, एक टॉपिक आपको दे रखा है एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स और कन्वर्टिबल डिवेंचर्स issued by an Indian company. Acquisition of rights या convertible debentures issued by an Indian company. कि साहब एक इंडियन कंपनी राइट शेयर या कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू कर रही है, उसको पीआरओआई परचेज कर रहे हैं, तो ये पूरा टॉपिक, द एंटायर टॉपिक इज ओमिटेड। ये पूरा टॉपिक आप हटा दीजिएगा, पेज नंबर 51 पे है। ऐसी एक्विजिशन ऑफ बोनस इशूड बाय इंडियन कंपनी, acquisition of bonus shares issued by an Indian company ये टॉपिक भी आपको ओमिट हो गया, अगेन ऑन पेज नंबर 51। अगेन इट हैज बीन ओमिटेड। बोनस राइट शेयर वाला भी और बोनस शेयर वाला दोनों ओमिट हो गए, लेकिन इसकी जगह अब नया प्रोविजन आ गया, दोनों को कंसोलिडेट में दोनों कंबाइन कर दिया। तो इसका तो ये दोनों टॉपिक को हटा दीजिएगा जो पहले से हैं पेज नंबर 51 पे। इसलिए नया टॉपिक जिसमें बोनस शेयर राइट शेयर का प्रोविजन एक साथ मर्ज कर दिए, वो क्या है मैं बता रहा हूं। देखिए इसका मतलब न्यू प्रोविजन आ गए इन दोनों की जगह, मतलब इन दोनों ओमिट, पहले से प्रोविजन थे वो ओमिट हो गए, उसकी जगह नया प्रोविजन आ गए। वो क्या देखिए नया प्रोविजन, एक्विजिशन ऑफ, ये पेज नंबर 51 पे दोनों टॉपिक हट जाएगा, उसकी जगह नया टॉपिक आ जाएगा। नया टॉपिक क्या हो गया आपका, एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स ऑब्लिक बोनस शेयर्स इशूड बाय एन इंडियन कंपनी, एक साथ दोनों हो गए, इशूड बाय एन इंडियन कंपनी। एक्विजिशन राइट शेयर्स और बोनस इशूड बाय एन इंडियन कंपनी, ये नया टॉपिक हो गया इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग टू टॉपिक्स। जब पहले राइट शेयर बोनस अलग अलग टॉपिक था, दोनों हट गए, उसकी जगह नया हो गया। ये क्या है, आपके नोट्स पूरे मिल रहे हैं इसके, लेकिन मैं इसको समझा देता हूं क्या चीज है। इसमें 3 पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोलता है इस टॉपिक में, जैसे एक एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी है,
ये बोनस शेयर्स या राइट शेयर इशू कर रही है। ऐसे कुछ शेयरहोल्डर्स हैं जो पीआरओआई हैं। वो शेयरहोल्डर जो पीआरओ है इसको नॉन रेजिडेंट शेयर बोल सकते हैं। शेयरहोल्डर विच आर पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर। ये इंडियन कंपनी उनको भी बोनस शेयर राइट शेयर दे सकती है और ये एक्वायर कर सकते हैं। एक बात का क्या ध्यान रखना है, इस प्रोसेस में इस इंडियन कंपनी के ऊपर अगर कोई सेक्टरल कैप लग रहा हो कि ये जिस सेक्टर को बिलोंग करती है उस पर कोई सेक्टरल कैप इफ एनी, जरूरी नहीं अगर 100% एफडीआई अलाउ है तो फिर बात ही खत्म होगी। अगर कोई सेक्टरल कैप लग रहा है तो उसको ध्यान रखना है कि उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ इशूइंग द बोनस शेयर राइट शेयर टू अ नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर, वो ध्यान रखना है। तो इसके अलावा फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है कि जो भी लॉज आपके अप्लाई होंगे इन एडिशन टू फेमा तो हम बात कर ही रहे हैं एफडीआई पॉलिसी लॉ, इसके अलावा वो सारे लॉज को ध्यान में रखते हुए आपको इशू करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे? अगर राइट शेयर सेक्शन 62, बोनस शेयर सेक्शन 63, ये सुनो, उसको जरूर फॉलो करना पड़ेगा। अगर लिस्टेड कंपनी है, अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो इन एडिशन टू दिस कंपनीज एक्ट के साथ में सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 क्या उसके प्रोविजन भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सब भी मतलब बेसिकली फेमा एफडीआई पॉलिसी अलाउ करती है कि इंडियन कंपनी जब बोनस शेयर राइट इशू ला रही है तो अपने नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर को भी दे सकती है, बट एक तो इसका ध्यान रखना है कि सेक्टरल कैप को एक्सीड ना करे। दूसरा ध्यान रखना है कि साहब वॉट एवर द अदर एप्लीकेबल लॉज आते हैं वो सब कंप्लाई करते हुए, ये नहीं कि उसका वायलेशन करके आपने इशू कर दिया। एंड मैंने बताया जैसे कंपनी एक्ट तो लगेगा चाहे कोई भी कंपनी हो, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी तो कंपनी एक्ट के साथ कैपिटल मार्केट लॉज, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन ये भी अप्लाई होगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि उसकी कंप्लायंस करते हुए ही ये सब पढ़ते हैं ना। आपको जो आपका दूसरा पेपर है मॉड्यूल 2 के अंदर, दैट इज सिक्योरिटी एसएससीएम सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट एंड सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, वो भी कंप्लाई करना है। तो दीज आर द प्रोविजन सब्जेक्ट टू विच, एक तो सेक्टरल कैप वाली बात ध्यान रखना है, प्लस ये एन इंडियन कंपनी में इशू एंड the right shares or bonus shares to the non-resident shareholder. In other words, the non-resident shareholder may acquire the right share bonus share issued by the Indian company. ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है। इसके अगले जो दो ये कॉमन प्रोविजन है फॉर बोथ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर, इंडियन कंपनी इशू कर रही है और नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर परचेज कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, परचेज ने एक्वायर कर रहा है। सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ है दैट इज ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट शेयर्स। वो देख क्या है, सेकेंड पैरा, पहले सेकेंड पैरा बोलते हैं क्या, इसमें क्या लिखा, फिर थर्ड पैरा, दोनों सिर्फ राइट शेयर के लिए, राइट शेयर्स ओनली। वो ये बोल रहा है कि जब कंपनी राइट शेयर्स का ऑफर लाएगी, अच्छा उसमें प्राइस होता है, तो राइट शेयर में जो ऑफर प्राइस है वो क्या ध्यान रखना है, अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी, दो केस हम बना रहे हैं। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी हैं तो आपने जो भी राइट इशू का ऑफर प्राइस डिटरमाइन किया, प्राइस डिटरमाइंड बाय द कंपनी, आप उसी प्राइस पे सारे शेयरहोल्डर को ऑफर करेंगे, चाहे वो रेजिडेंट शेयरहोल्डर चाहे नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब क्या है, प्राइस ऑफर प्राइस ऑफ रेजिडेंट शेयरहोल्डर्स एंड ऑफर प्राइस ऑफ नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, दोनों बराबर होगा। वो क्या होगा, प्राइस डिटरमाइंड बाय द कंपनी एंड कंपनी विल डिटरमाइन द प्राइस इन अकॉर्डेंस विद लॉ, जो भी लॉ अप्लाई हो रहा है उसके हिसाब से। तो जो भी प्राइस कंपनी डिटरमाइन करेगी उसी प्राइस पे ऑफर करेंगे दोनों को, रेजिडेंट शेयरहोल्डर को एज वेल एज नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर को, एंड वो इक्वल होगा। एंड वो प्राइस जो कंपनी ने डिटरमाइन किया वही प्राइस होगा इनके लिए भी, रेजिडेंट शेयरहोल्डर के लिए भी, नॉन रेजिडेंट के लिए भी। एंड प्राइस कंपनी कैसे डिटरमाइन करेगी, एज पर लॉ। अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है तो उस केस में क्या ध्यान रखना है, द ऑफर प्राइस ऑफ नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर should be greater than equal to offer price of resident shareholders। क्या मतलब हुआ, इसको ऐसे बोल सकते हैं, जिस प्राइस पे नॉन रेजिडेंट शेयरहोल्डर कंपनी ऑफर कर रही है वो रेजिडेंट शेयरहोल्डर के ऑफर प्राइस से कम नहीं होना चाहिए, इनके प्राइस से कम नहीं होना चाहिए, मतलब बराबर या ज्यादा, बराबर भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जिस रेट पे आप रेजिडेंट शेयरहोल्डर को ऑफर कर रहे हैं राइट शेयर,
नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर को उससे कम रेट पे ऑफर नहीं कर सकते। इसका मतलब सेम रेट पे भी ऑफर कर सकते हैं और ज्यादा रेट पे भी, बट कम रेट पे ऑफर नहीं कर सकते। दिस द अनलिस्टेड कंपनी हैज टू कीप इन माइंड। अगर वो अनलिस्टेड कंपनी है, वो राइट शेयर इशू कर रही है टू नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर, तो नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर को जिस रेट पे आप ऑफर कर रहे हैं, वो रेजिडेंट शेयर होल्डर को जिस रेट पे ऑफर कर रहे हैं उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ऑफर प्राइस और नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है टू द ऑफर प्राइस ऑफ द रेजिडेंट शेयर होल्डर। इज दैट क्लियर? Now the third paragraph that is again only for the right shares. ये बोल रहा है, अच्छा राइट शेयर में कंपनी जो ऑफर देती है क्या प्रो राटा बेसिस देती है? कंपनी मेक्स द ऑफर ऑन प्रो राटा बेसिस। ये सुनो, अच्छा कंपनी ने प्रो, लेकिन कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो ना तो अपना ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, ना वो किसी और के फिर रिनाउंस करते हैं, तो क्या वो शेयर बच जाते हैं? तो लॉ में लिखा हो ना कि साहब वो शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को भी डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं इन्हीं मैंने व्हाट दे थिंक इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थर्ड पैराग्राफ दे रखा है। ये बोल रहा है कि साहब जो नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर्स हैं, वो इंडियन कंपनी के इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर जो फुल्ली कंपल्सरी मैंडेटली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर है, उसमें अप्लाई कर सकते बियॉन्ड द इंटाइटलमेंट, मतलब जितनी उनकी इंटाइटलमेंट है इन द राइट इश्यू उसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बताया था ना साहब, एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर। और कंपनी उनको अलॉट भी कर सकती है अगर कंपनी का एक्स्ट्रा शेयर बचे हुए हैं जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है। लेकिन खाली एक ही बात का ध्यान रखना है कि साहब ओवरऑल नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट उस इंडियन कंपनी में, उस कंपनी के ऊपर अगर कोई सेक्टोरल कैप लग रहा है उसको एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है। सेक्टोरल कैप के ध्यान रखना है कि उसको एक्सीड करते हुए नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हैं। इनमें वो अप्लाई कर सकते हैं बियॉन्ड द इंटाइटलमेंट, और कंपनी उनको अलॉट कर सकती है जो अनसब्सक्राइब पोर्शन है, जो कुछ शेयर होल्डर ने ना तो ऑफर एक्सेप्ट किया ना रिनाउंस किया, तो कंपनी उनको अलॉट कर सकती है। बट एक बात का ध्यान रखना है, इट शुड नॉट एक्सीड द सेक्टोरल कैप, मतलब कंपनी के ऊपर कोई सेक्टोरल कैप अगर अप्लाई होता है तो उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। मैं एक पढ़ देता हूं लास्ट पैराग्राफ। It may be noted existing non-resident shareholder are allowed to apply for issue of additional equity share, it fully compulsory and mandatory convertible debentures और fully compulsory convertible preference। एक ही बात वो इक्विटी शेयर के बराबर है। ओवर एंड अबव देयर राइट शेयर इंटाइटलमेंट, मतलब राइट शेयर में जो इंटाइटलमेंट है उनके उसके बियॉन्ड एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द इन्वेस्टिंग कंपनी में जो इंडियन कंपनी जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, द इन्वेस्टिंग कंपनी कैन अलॉट द एडिशनल शेयर्स आउट ऑफ अनसब्सक्राइब पोर्शन, जो कुछ शेयर होल्डर लिया ही नहीं, subject to the condition the overall issue of share to non-resident in the total paid up capital of the company does not exceed the sectoral cap। बस वो ध्यान रखना है कि कंपनी की टोटल पेड अप कैपिटल में जो भी सेक्टोरल कैप लग रहा है उसके बियॉन्ड जाके उनको आप अलॉटमेंट नहीं करेंगे। अदरवाइज बियॉन्ड द राइट इशू इंटाइटलमेंट, राइट शेयर इंटाइटलमेंट एक्स्ट्रा भी आप आपको अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका नया पूरा एक टॉपिक हो गया रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स इशूड बाय इंडियन कंपनी। उसका पहला पैराग्राफ दोनों के लिए था, राइट शेयर बोनस शेयर दोनों के लिए था। सेकंड पैराग्राफ में प्राइस की बात थी, बोनस शेयर प्राइस होता नहीं इसलिए वो अप्लीकेबल होगा नहीं। थर्ड पैराग्राफ में बियॉन्ड द इंटाइटलमेंट की बात बोनस शेयर में होता ही नहीं है, बोनस शेयर में सबको प्रो राटा अलॉटमेंट होती है। राइट शेयर में तो ना, राइट शेयर में क्या होता है, प्रो राटा ऑफर किया जाता है बट नॉट नेसेसरी कि अलॉटमेंट आपको प्रो राटा हो। याद है कंपनी लॉ सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ डिटेल में। लेकिन बोनस इशू में तो अलॉटमेंट ही प्रो राटा होती है, तो उसमें एक्स्ट्रा अलॉटमेंट बियॉन्ड जो इंटाइटलमेंट से कुछ हो नहीं सकता। तो सेकंड पैराग्राफ प्राइस की बात कर रहा था, बोनस शेयर में प्राइस होता नहीं तो ऑब्वियसली वो प्रोविजन की बात ही नहीं कर सकते। थर्ड पैराग्राफ में दे रखा था राइट शेयर की इंटाइटलमेंट के बियॉन्ड एक्स्ट्रा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी आपको अलॉट कर सकती है। लेकिन बोनस शेयर में पॉसिबल नहीं कि बोनस शेयर में सबको प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट होती है ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसलिए तो सेकंड थर्ड पैराग्राफ ऑब्वियसली वो ऐसे भी लॉजिकली भी देखें तो बोनस शेयर के लिए पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो सिर्फ राइट शेयर के लिए लिखा हुआ भी है आपको। और फर्स्ट पैराग्राफ इट इज एप्लीकेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ राइट शेयर एंड बोनस शेयर। इस पहले जो एक्विजिशन और राइट शेयर ऑफ इंडियन कंपनी और एक्विजिशन ऑफ बोनस इशूड बाय इंडियन कंपनी, ये दोनों टॉपिक पहले अलग अलग थे, उसको एबॉलिश कर दिया और उसकी जगह नया प्रोविजन आ गया जिसमें दोनों कंबाइन कर दिया। उसमें फर्स्ट पैराग्राफ कॉमन है दोनों के लिए एंड सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट शेयर्स। इसके साथ आपके मैंने जितने भी चेंजेस 13 चेंजेस बताया, मैं 13 चेंजेस आपको 13-14 चेंजेस आपके इन द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर नंबर 4 ऑफ ईबीसीएल पेपर, इसमें सारे चेंजेस मैंने बताए। एंड छोटे छोटे बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे हैं लेकिन छोटे छोटे चेंजेस हैं एंड ये सारे चेंजेस मैंने बताए। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चैप्टर नंबर 4 इसके अंदर 13-14 चेंजेस जो मैंने सारे डिस्कस किए हैं, ये सारे चेंजेस और उसके नोट्स वगैरह में सब मैंने लिख दिया है, बाकी मैंने सब समझा भी दिया।
नाउ ईबीसीएल पेपर में एक तो आपका अमेंडमेंट हो गया आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो मैंने उसके सेपरेट 4 लेक्चर है। दूसरा आपको फीमा चैप्टर 3 के अंदर एक छोटी सा चेंज था, डेफिनेशन ऑफ एनआरआई। फिर आपको चैप्टर नंबर 4 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके अंदर ये बहुत सारे 13-14 चेंजेस आपको छोटी छोटी, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी 2020 इफेक्टिव फ्रॉम 15 अक्टूबर 2020। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक जिसमें चेंजेस हैं इन दिस पेपर, फोर्थ, पहला आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हो गया, दूसरा आपका फेमा, तीसरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये फोर्थ आपका दैट इज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। इस एक्ट के अंदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, ये जो एक्ट है एफसीआरए, इसके अंदर जो चेंज है आपका, ठीक है, एक्चुअली रिसेंटली एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में एफसीआरए एक्ट 2010 को अमेंड किया, एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो इस अमेंडमेंट एक्ट 2020 का क्या इंपैक्ट इस एक्ट पे आया एफसीआरए 2010 पे, वो चेंजेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो व्हाट आर द चेंजेस? तो ये आपका लास्ट चेंज है इन दिस पेपर, एंड लास्ट आपको इसके अलावा उस पेपर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस 2020 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इन द एक्ट एफसीआरए 2010, वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहला आपका चेंज आपका दैट इज द जो सेक्शन 3 एंड 4 है, प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शंस 3 एंड 4, उसमें पहले सेक्शन 3 में एक लिस्ट दे रखी है कि साहब किस किस को प्रोहिबिटेड, हु ऑल आर प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, है ना वहां पे। उसमें जो पॉइंट नंबर 3 है, एग्जिस्टिंग पॉइंट नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है साहब जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, ये लिखा हुआ है। इस सेम एडिटी है, लेकिन इसके आगे एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया पॉइंट नंबर 3 में, पब्लिक सर्वेंट। इट मीन आगे सेम कंटिन्यू जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, वो लैंग्वेज जो थी पहले एडिटी, उसके आगे एक ऐड हो गया पब्लिक सर्वेंट, मतलब एनी पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट का मतलब भी लिखा दिया है, पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एट डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। ये बोला कि सब पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या लेना है, पब्लिक सर्वेंट का मतलब लेना है पब्लिक सर्वेंट मीन्स एट डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860। मतलब अब पब्लिक सर्वेंट्स को भी प्रोहिबिट कर दिया दैट दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एंड द मीनिंग ऑफ द टर्म पब्लिक सर्वेंट हैज टू बी टेकन फ्रॉम जो इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शन 21 में जो मीनिंग दे रखा है वो सेम मीनिंग आपको यहां पे लेना। तो एक तो ये चेंज आपको आ गया 1। दूसरा चेंज इस चैप्टर में क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में, देखिए आफ्टर सेक्शन 6 एंड बिफोर सेक्शन 9, आपके पहले से जो नोट्स है उसमें सेक्शन 6 का सेक्शन 9 सीधा है, तो दो नए सेक्शन हम बहुत डिस्कस हैं, सेक्शन 7 एंड 8।
ये एडिशन है सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। वो क्या है बता देता हूं आपको। मतलब पहले से सेक्शन 6 आपकी बुक में था पहले से, और 9 था, 6 का सीधा 9 था, 7 8 नहीं था, तो 7 8 को मैंने ऐड कर दिया बीच में। देखिए सेक्शन 7 क्या है, प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, सेक्शन 7। इसका था अगर किसी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है तो वो आगे किसी और को ट्रांसफर नहीं करे। एक्चुअली ये किस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूं आपको। आपने एक टॉपिक पढ़ा था ना कि साहब अगर कोई एसोसिएशन, जैसे कोई डेफिनेट कल्चरल प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम इंडिया में आप कर रहे हैं, तो आप चाहें तो गवर्नमेंट से आप उसके लिए पहले गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट से परमिशन लेके सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, परमिशन लेके आप बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऐसी एसोसिएशन ले सकती है। अब ये बोला कि मान ली ऐसी कोई एसोसिएशन है जिसने गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा रखा, परमिशन ले रखी टू ऑब्टेन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और फॉरेन रिसीव भी किया, तो आप रिसीव करके किसी और को पास ऑन नहीं करेंगे। अच्छा, इसका मतलब जैसे मान लिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड टू ऑब्टेन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, या गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव भी कर लिया, तो आपने जिस पर्पस के लिए लिया है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की एक्टिविटी में उसमें यूज करेंगे उस पैसे को, आप उस पैसे को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या शुड इट बी अलाउड, नॉट अलाउड, क्योंकि ये तो फिर पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, इसलिए मना कर। देखिए मैं पढ़ देता हूं। सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हु is registered and granted a certificate or has obtained a prior permission under this act and receives any foreign contribution, एक तो आप रजिस्टर्ड है, परमिशन लेके गवर्नमेंट की, और फॉरेन आपने रिसीव किया, shall not, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, you are registered or you obtain the permission government and you have received the foreign contribution, and he said then they shall not transfer such foreign contribution to any person, ये किसी को भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं करेंगे। मतलब आइडिया पहले क्या था, बहुत सारे लोगों ने एनजीओ बना रखी कि साहब हम इंडिया में एजुकेशनल काम करेंगे, कल्चरल काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेके गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके बाद में पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया, किसी और चीज में यूज हो रहा है, क्या ये मिसयूज है? ऐसी जो कंट्रोल आपको सुना होगा साहब, जो इस सेंटर में जो बीजेपी की सरकार है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे एनजीओ को जिसको बाहर से फंडिंग मिलती है, फॉरेन फंडिंग मिलती थी इन द नेम ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उनको कंट्रोल, क्योंकि ये देखा है कि साहब कई बार वो पैसा इंडिया में गलत चीजों में भी इस्तेमाल हो रहा था, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसे कई सारे प्रोविजन डाल दिए हैं। अगला भी प्रोविजन उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट सेक्शन 8, रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज द फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। देखिए सेक्शन 8 एक तो ये बोल रहा है अगेन सेम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या गवर्नमेंट से परमिशन ले रखी टू ऑब्टेन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, और उन्होंने फॉरेन कंट्री रिसीव किया है। पहली बात, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप उसी पर्पस में यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए आपने रिसीव किया है, किसी और पर, और किसी भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी लेके स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा दिया या उस पैसे से आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, एकदम नहीं कर सकते। दूसरा ये बोला कि साहब जो पैसा आपने बाहर से रिसीव किया उसी पर्पस में यूज करेंगे जिस पर्पस के लिए आपने रिसीव किया। लेकिन अच्छा, आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे भी होते हैं, भाई इतने सारा स्टाफ रख रखा है, उसकी सैलरी है एंड ऑल दैट, इसका मतलब ऑफिस का रेंट है, बिजली का खर्चा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में उस पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है, बट मैक्सिमम 20%, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव किया है उसका मैक्सिमम 20% यू कैन यूटिलाइज इट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके बियॉन्ड एक एक्स्ट्रा आपको करना है तो विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब दो बातें हो गई, अगर आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, आप एनजीओज हैं, कोई डेफिनेट कल्चरल प्रोग्राम है, सोशल प्रोग्राम है, रिलीजियस प्रोग्राम है, और आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड या गवर्नमेंट से आपने परमिशन ले रखी है, एंड उसकी रजिस्ट्रेशन या परमिशन के आधार पर आपने फॉरेन कंट्री रिसीव भी कर रखा है, तो एक तो परिवार उसी पर्पज में यूज करेंगे जिस पर्पज के लिए आपने फंड लिया। दूसरा, कभी भी स्पेकुलेटिव पर्पज में पैसे का यूज नहीं करेंगे। तीसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते, बट अपर लिमिटेड मैक्सिमम 20% ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इन फाइनेंशियल ईयर। इसके बियॉन्ड करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मोर देन 20%, तो कर सकते हैं ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कंट्रोल लगा दिया विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बिना नहीं कर सकते। दैट इज सेक्शन नंबर 8। तो ये सारा उन्हीं कॉन्टेक्स्ट में जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो एनजीओ उनको सुना होगा आपने, अखबारों में काफी था, इनको काफी कंट्रोल किया है कि साहब ये लोग मिसयूज, पहले कोई सब नॉर्म्स नहीं थे तो मिसयूज बहुत हो रहा था, उन सबको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोविजंस आपके बनाएंगे। नेक्स्ट जो चेंज आपका, एक आपका बिफोर सेक्शन 14, सेक्शन 14 जहां आपके बुक में ऑलरेडी है, उससे पहले
एक सेक्शन 13 ऐड कर दिया हमने, सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। सेक्शन 14 तो होता है कैंसिलेशन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, वो तो कैंसिलेशन की बात करता है। उससे पहले सेक्शन 14 तो कैंसिलेशन की बात कर रहा है, उससे पहले एक टॉपिक हमने ऐड किया सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। सेक्शन 13 मतलब इस सेक्शन से पहले ये नया टॉपिक ऐड हो गया। ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट को अगर लगता है, गवर्नमेंट के पास मान लीजिए ऐसी कोई सिचुएशन बनी होगी साहब जहां पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है, तो गवर्नमेंट चाहे तो कैंसिल करने से पहले उसको सस्पेंड कर सकती है। पहली बार सस्पेंशन 180 डेज का होगा, देन इट कैन बी फर्दर मैक्सिमम नेक्स्ट अनदर 180 डेज मैक्सिमम। अच्छा, यहां पे जब सस्पेंशन चल रहा है तो जिसके अगेंस्ट सस्पेंशन का ऑर्डर पास कर दिया गवर्नमेंट ने, क्या उस सस्पेंशन पीरियड में विल दैट पर्सन रिसीव एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन? आंसर इज नो। लेकिन अगर करना है तो ओनली विद द प्रायर परमिशन। गवर्नमेंट एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ कर सकती है इवन ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन गवर्नमेंट की स्पेशल परमिशन से। अच्छा, ये बोल रहा है जिसका सस्पेंड हो गया, ये जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके पहले से आपकी कस्टडी में है उसका इस्तेमाल आप करेंगे ओनली विद द प्रायर अप्रूव्ड गवर्नमेंट, क्योंकि आपको एक्टिविटीज पे देखा जाए स्टे लग गया है, सस्पेंड हो गया आप, तो उस केस में जो पहले से आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपकी कस्टडी में है उसका इस्तेमाल कैसे करना, क्या करना, ओनली विद द प्रायर अप्रूव्ड गवर्नमेंट। मैं पूरा पढ़ देता हूं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग is satisfied that the pending consideration of the question of cancelling the certificate on any of the ground mentioned in section 14 subsection 1, मतलब इसमें जो ग्राउंड जगह सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 किन किन ग्राउंड पे कैंसिलेशन हो सकता है, वैसी चीज अगर पेंडिंग गवर्नमेंट के पास है तो कैंसिलेशन आप डिसाइड करते हैं उससे पहले, इफ इट नेसेसरी सो टू डू, इट मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग सस्पेंड द सर्टिफिकेट फॉर अ पीरियड ऑफ 180 days और सच फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 दैट इज मैक्सिमम 180 days as may be specified in the order, as may be specified in the order. Next लिखा, every person whose certificate has been suspended shall not receive any foreign contribution during the period of suspension of certificate. Obviously बात है. It may be noted central government on an application made by such person, if it considers appropriate, allow receipt of any foreign contribution by such person or son, generally allowed नहीं during the suspension period. लेकिन अगर वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट को लगता है कि जेन्युइन केस है, इट में अलाउ बट सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। Every person's certificate has been suspended shall utilize in the prescribed manner the foreign contribution in his custody. जो पहले से आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपकी कस्टडी में, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे करेंगे, किस तरीके से, सारा ओनली विद द प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट इन कस्टडी विद द प्रायर, मतलब गवर्नमेंट बताएगी उसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना और किसी तरीके से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दैट इज सेक्शन 13 सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट। नाउ द लास्ट चेंज इन दिस चैप्टर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। आफ्टर सेक्शन 14 एक नया टॉपिक हमने ऐड कर दिया, वो बिफोर सेक्शन मतलब सेक्शन 14 है, उससे पहले सेक्शन 13 आ गया नया, ठीक है। ये आफ्टर सेक्शन 14, सेक्शन 14 जो ऑलरेडी आपके बुक में, उसके बाद एक नया टॉपिक हमने ऐड कर दिया, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, सेक्शन 14A। सेक्शन 14A, सेक्शन 14A में दे रखा है कि साहब जिसके पास भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन है, अगर वो गवर्नमेंट को अप्लाई करे कि आई वांट टू सरेंडर, तो गवर्नमेंट सरेंडर को एक्सेप्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन का उसने वायलेशन नहीं कर रखा है। अगर वायलेशन कर रखा है तो गवर्नमेंट फिलहाल पहले चेक करेगी क्या वायलेशन कर रखा है, उसके क्या पेनल्टी लगनी चाहिए। तो पहले गवर्नमेंट चेक करेगी साहब उसने किसी तरह का इस FCRA 2010 का कोई वायलेशन नहीं कर रखा, एक, ठीक है। और उसके पास अगर पहले से कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन है एट द टाइम ऑफ सरेंडर, एक तो नो वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, और पहले से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो पैसा, या उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी एसेट आपने बना रखे, मान लीजिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है कुछ भी आपको, ठीक है, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो बैलेंस पैसा है या उससे जो आपने एसेट क्रिएट किए हैं, वो सब आप सेक्शन 15 में गवर्नमेंट ने एक नई अथॉरिटी क्रिएट की है, उस अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देंगे। जब आप सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन सरेंडर ही कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी इंडल्जिंग इनटू दिस काइंड एक्टिविटी। तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अनयूटिलाइज फंड है या उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी आपने एसेट क्रिएट किए हैं वो किसको हैंड ओवर कर दें, तो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ने सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट में एस्टैब्लिश की उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए, मतलब वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑल दैट, ठीक है।
और प्लस दे शुड नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ द प्रोविजन दिस एक्ट. Subject all these provisions, the government may accept the surrender of certificate by a person. मैं वो पढ़ देता हूँ. Section 14A states that on a request being made in this behalf, the central government may permit any person to surrender the certificate granted under this act, if, after making such inquiry as it deems fit, it is satisfied that such person has not contravened any of the provision of this act. पहले तो गवर्नमेंट अपनी इंक्वायरी करके चेक करेगी. जैसे किसी ने अप्लाई किया तो गवर्नमेंट थोड़ी कि हाँ तो वहाँ सरेंडर एक्सेप्ट कर लेगी. पहले गवर्नमेंट अपनी तो इंक्वायरी करवाएगी, चेक करवाएगी, साहब इसने कोई वायलेशन इस एक्ट का तो नहीं किया. गवर्नमेंट सेटिस्फाइड कि देयर नो वायलेशन, देयर नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट बाय दिस पर्सन, तो गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी. एंड आगे, एंड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड द एसेट इफ एनी क्रिएटेड आउट ऑफ सच कंट्रीब्यूशन, पैसा या उस पैसे से जो भी एसेट क्रिएट हुए हैं, has been vested in the authority as provided in section 15 subsection 1. section 15 subsection 1 में गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी क्रिएट की है अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 ऑफ दिस एक्ट. उसको आप जो बचा हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन है या उससे जो एसेट क्रिएट किया है उसको आप हैंड ओवर कर दीजिए, उसका कंट्रोल उनके हाथ में चल जाएगा. तो सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन गवर्नमेंट में एक्सेप्ट द सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट एंड दैट सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसिल्ड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग द सरेंडर. तो ये छोटा सा एक नया टॉपिक ऐड हो गया सेक्शन 14A आफ्टर सेक्शन 14. तो ये 4 चेंजेस थे इन द चैप्टर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. इसके साथ सारे चेंजेस मैंने बता दिए इन दिस पर्टिकुलर पेपर. ठीक है, एंड दैट इज ऑल द अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर योर जून 2021 एग्जाम. एंड इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है. ठीक है, थैंक यू.